ना अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की या एसआरएस की। तो एसआरएस है क्या? एसआरएस सिंपली एक डॉक्यूमेंट है। एसआरएस क्या? एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, उस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसका, ठीक है, तो उसमें जो भी डेटा या फंक्शनल या बिहेवियर रिक्वायरमेंट जो कुछ भी लगेगा उस सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी डेटा चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो डेटा चाहिए, जो कि जो वैल्यू चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो फंक्शनल बिहेवियर, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या फंक्शन होने चाहिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, क्या क्या फंक्शन करेगा, उस पर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जो बिहेवियर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कैसे बिहेव करेगा हम लोग का सॉफ्टवेयर, तो वो सारा रिक्वायरमेंट, मतलब सभी टाइप का रिक्वायरमेंट, सभी टाइप का डेटा, मतलब ऑल थिंग इस डॉक्यूमेंट के अंदर पाया जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, उसके डेवलपमेंट में लगने वाले, चाहे जो जरूरी है वो सब, जो डेवलपमेंट में आवश्यक सभी डेटा, जो भी डेटा चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, जैसे इसके डेवलपमेंट के लिए जो डेटा चाहिए, उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहिए उसको डेवलपमेंट के लिए, और वो कैसे बिहेव करेगा जब वो डेवलप होगा उस दौरान, तो वो सारा इंफॉर्मेशन हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देता है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमें ये भी बताता है कि फ्यूचर में ये सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये फ्यूचर में ये सॉफ्टवेयर किस काम के लिए बना है और ये क्या करता है, क्या करेगा, और फ्यूचर में किस टाइप से बिहेव करेगा, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। तो सॉफ्टवेयर का फ्यूचर बताता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की। ये सॉफ्टवेयर जब बड़ा होकर जब बनेगा, असली सॉफ्टवेयर जो कि अभी केवल स्पेसिफिकेशन है मात्र, जब स्पेसिफिकेशन से ये सॉफ्टवेयर बनेगा तो ये किस टाइप से फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बताता है। और ये कम एफर्ट में ही जो अपने डेवलपर है उनको गोल तक लेके जाता है। मतलब मिनिमम एफर्ट में सॉफ्टवेयर बना सकते हो आप। अगर आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अगर हमें पता हो तो उसको देख के हम बहुत आसानी से बना सकते हैं जो भी सॉफ्टवेयर हमें बनाना। मतलब कम से कम एफर्ट में हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कम से कम एफर्ट में पूरा सॉफ्टवेयर बनाने का गोल कंप्लीट किया जाता है। और ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये डेवलपमेंट का कॉस्ट भी कम करता है, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। अलग अलग अगर ढंग से डेवलपमेंट का प्लानिंग नहीं बनाया जाए तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये डेवलपमेंट का कॉस्ट भी कम करता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जब बनाते हैं तो उसमें ऑल पॉसिबल कॉस्ट पहले से एस्टिमेटेड रहता है। तो उसको देख के हम लोग को पता चल जाता है अच्छा ओवरऑल इतना खर्चा है, अब चूंकि मैं इतना नहीं पे कर पाऊंगा, चाहे इतना खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, तो उसमें क्या क्या चीज हटाना है, इंक्लूड करना है, वो पहले से पता है। अगर रन टाइम पे हम बनाते जाए जो खर्चा हो रहा है पे करते जाए, तो लास्ट में चूंकि अब खर्चा हो चुका है तो अब तो उतना कस्टमर को देना ही पड़ेगा, तो कस्टमर का लॉस होगा, कॉस्ट उसको ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए पहले हम स्पेसिफिकेशन बना लेते हैं ताकि उसको पहले बता दे कि इतना खर्चा है, तो इससे कॉस्ट एस्टिमेशन में भी आसानी होता है और डेवलपमेंट का कॉस्ट को कम करने में भी हेल्प मिलता है। ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर पार्ट चाहे तो हटा सकता है। ठीक है, और एक अच्छा सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, एक अच्छा एसआरएस हमें हमेशा ये बताता है कि कोई भी एप्लीकेशन, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन जो बनने वाला है, ये हार्डवेयर, मतलब ये जो हम लोग एप्लीकेशन है वो हार्डवेयर, अदर प्रोग्राम और यूजर आदि से फ्यूचर में, मतलब जब बन जाएगा तो किस टाइप से इंटरेक्ट करेगा। जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो यूजर से रियल लाइफ सिचुएशन में किस टाइप से एक्ट करेगा। तो ये हम लोग को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बताता है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को IEEE ने, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ने बनाया था। ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया था एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मेथड, एक डॉक्यूमेंटेशन वे, कि किस टाइप से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करना होता है, ये प्रोसेस उन्होंने बताया था। तो इसके लिए उन्होंने 4 स्टेप बताए थे, जिसमें सबसे पहला एक जनरल स्टेप था जिसमें इंट्रोडक्शन आता था, मतलब जो टेबल ऑफ कंटेंट था उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को बताने पहले हम ये जानते हैं कि जो हर डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक टाइटल पेज, मतलब ये उन लोगों का कहना था कि हर डॉक्यूमेंट में एक टाइटल पेज होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए, टीम मेंबर का नाम होना चाहिए, डेट, प्लेस आदि होना चाहिए। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसमें फिर ये निम्न पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो जैसे अगर बुक्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसमें ऑथर का नाम, टाइटल उस बुक का, पब्लिशर का नाम, डेट, प्लेस तो होना ही चाहिए।
और अगर कोई आर्टिकल या रिसर्च पेपर है तो उसमें ऑथर का तो नाम, टाइटल ये तो होगा ही, प्लस जर्नल का नाम, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर, ईयर ऑफ पब्लिशिंग, ये सब होना चाहिए। और सिलेक्शन के टाइटल को जो हम लोग होता है वो मतलब जैसे कि कोई भी होता है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के बाद सेमी कॉलन या कोलन नहीं लगेगा इसमें, केवल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, हेडिंग में कोलन नहीं लगता इसमें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग जो है वो ये सब पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट होता है पर्पस और दूसरा पॉइंट होता है स्कोप, ठीक है। पहला पॉइंट होता है पर्पस और दूसरा पॉइंट होता है स्कोप, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो 4 पॉइंट है, पहला होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर ये सभी सब पॉइंट है। तो पर्पस हम लोग को बताता है प्रोजेक्ट क्या पर्पस के लिए बना है, स्कोप किस स्कोप के लिए यूज करना है। अच्छा, कोई भी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट होता है उसमें लिखते हैं। मतलब कैसे लिखते हैं, लोअर केस में सारा डेफिनेशन लिखते हैं और उसको डॉट के साथ एंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमको यूजर का डेफिनेशन लिखना है, मान लो यूजर किसको कहते हैं, तो हम लोग पहले लिखेंगे यूजर, फिर डॉट लगाएंगे, डैश नहीं डॉट। फिर यूजर क्या होता है, द पर्सन हु ऑपरेट्स डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया। नाउ डेफिनेशन होती है उसके बाद डॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है उसको लिखने के लिए। तो सबसे पहले पर्पस और स्कोप होता है, देन उसके बाद ओवरऑल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट का। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, 3 चीजें आती है। एक पहला यूज केस डायग्राम बनाते हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का ईआर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट दिखाते हैं कि जैसे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है 40 GB समथिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है जैसे कि विंडोज 7 होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सभी कुछ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल इंटरफेस, मतलब इंटरफेस कैसा होगा। ये तो अंदर की बातें हो गई कि ओवरऑल क्या होगा। अब मेन चीज पे आते हैं, सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा होगा, एक्सटर्नल इंटरफेस कैसा होगा, ठीक है। सपोज लॉगिन पेज होगा, लॉगिन इंटरफेस तो होगा ही होगा। एक सर्च बॉक्स होगा, एक और कैटेगरी व्यू भी हो सकता है, कोई कंट्रोल पैनल हो सकता है, जैसे कि ऐड बुक को ऐड करने का एक कंट्रोल पैनल, जिसको सपोज लाइब्रेरी के लिए बना रहे तो लाइब्रेरियन कंट्रोल पैनल, जो कि बुक को ऐड और डिलीट कर सकता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट होता है जो एक्स्ट्रा जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जैसे सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट से अटैच नहीं है, जो अदर देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड कि हम लोग का कोई सॉफ्टवेयर हैक ना कर सके, ठीक है ना। डेटाबेस हम लोग का क्रैश ना हो, सेफ्टी रिक्वायरमेंट कि किसी भी समय क्रैश ना हो, अगर क्रैश हो तो बैकअप बहुत आसानी से किया जा सके। और लास्ट में हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को एंड करते हैं, 3 स्टार लगाते हैं, फिर लिखते हैं एंड ऑफ एसआरएस, फिर राइट साइड में 3 स्टार लगाते हैं। तो 3 स्टार लेफ्ट 3 स्टार राइट के बीच में एंड ऑफ एसआरएस लिख के हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एंड करते हैं। तो ये हम लोग का ओवरऑल प्रोसेस है।